हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो आर्टिकल है ये है आपका डाटा सॉवरेनिटी पे। डाटा सॉवरेनिटी को समझने के लिए हमें कुछ बाकी टर्म्स भी समझने की ज़रूरत है। पहला है आपका आइडेंटिफाइबल डाटा। समझ लीजिए कि ये आपका कोर है। आइडेंटिफाइबल डाटा कोई भी डाटा हो सकता है जो कि किसी इंसान से रिलेट करता हो। जैसे कि आप कुछ वीडियोस देखते हैं तो आपका एक हिस्ट्री होता है, उसी तरह आप कुछ खरीदते हैं तो उसका भी कुछ हिस्ट्री होता है। तो जो वो बेसिक डाटा जनरेट होता है आपके बारे में या किसी भी इंसान के बारे में, उसे हम आइडेंटिफाइबल डाटा कह सकते हैं। दूसरा जो उसके बाद आता है आपका, वो है आपका डाटा ओनरशिप। मतलब कि जो डाटा आपने जनरेट किया अपने बारे में या जो आप देख रहे हैं कर रहे हैं, उसका आपके पास एक ओनरशिप राइट है कि आप राइट ऑफ पोजीशन टू आइडेंटिफाइबल डाटा दैट इज़ क्लेम्ड बाय एन एंटाइटी। ये मतलब कि कोई भी एंटाइटी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है जैसे आप, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या गवर्नमेंट एंटाइटी हो सकती है। ये जो डाटा आपने जनरेट किया उसका ओनरशिप भी आपके पास होना चाहिए। इसी में आता है आपका डाटा ओनरशिप। तीसरा जो उसके बाद आता है फैक्टर, वो है डाटा रेसिडेंसी या डाटा लोकलाइजेशन। मतलब कि जो डाटा कहीं से भी जनरेट हुआ, तो जैसे कि आपने फेसबुक पे कुछ किया तो फेसबुक वो डाटा स्टोर करती है, उसी तरह गूगल जो है वो डाटा स्टोर करती है। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टोर्स देयर डाटा इन अ जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ देयर चॉइस। जैसे कि जहाँ पे गूगल को लगता है कि लॉज ज़्यादा नॉर्मल हैं, ज़्यादा इजी हैं, उतने स्ट्रिंजेंट नहीं है, वहाँ पे वो डाटा स्टोर करती है, या टैक्स लॉज बेटर हैं। तो ये जो स्टोरेज करने की का जो पावर है, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ऑनलाइन कंपनीज के, उसको हम कहते हैं डाटा रेसिडेंसी या डाटा लोकलाइजेशन। मतलब डाटा स्टोर कहाँ होगा। उसके बाद लास्टली बात होती है डाटा सॉवरेनिटी की। जो ये लास्ट सर्कल है आपका डाटा सॉवरेनिटी का, मतलब कि जो एक ओवरऑल एक स्टेट का पावर है कि जो डाटा उसके लैंड पे जनरेट हुई, उसके एरिया पे जनरेट हुई, तो उसको वो रेगुलेट कर सकती है। इसलिए यहाँ पे डाटा सॉवरेनिटी के बारे में लिखा गया है, इज द आइडिया दैट डाटा आर सब्जेक्ट टू द लॉज एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। मतलब कि इंडिया में जो डाटा जनरेट होगा वो यहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या उस पर रेगुलेशन होगा, कहाँ वो स्टोर होगा, उस पर क्या नॉर्म्स होंगे। तो वो उसके बारे में जब आप कहते हो तो वो आपका आता है डाटा सॉवरेनिटी में। तो अब समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक सिडनी डायलॉग में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि डिजिटल एज आ चुका है और उसके कारण नए नए क्वेश्चन या चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं ऑन सॉवरेनिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, लॉ, राइट्स एंड सिक्योरिटी। मतलब कि इन सारे इश्यूज़ पे एक नया चैलेंजेस, नए इश्यूज़ और नया डायमेंशन क्रिएट हो रहा है। तो हमारे गवर्नमेंट भी इस तरफ देख रही है। अगर डिजिटल सॉवरेनिटी के बारे में कहा जाए तो ये राइट है ऑफ अ स्टेट टू गवर्न इट्स नेटवर्क टू सर्व इट्स नेशनल इंटरेस्ट। मतलब कि इंडिया हो गया या कोई भी बाकी देश हो गया, उसका नेशनल इंटरेस्ट होता है, उसके कुछ इंटरेस्ट होते हैं, उसको वो गवर्न कर सकती है, कंट्रोल और रेगुलेट कर सकती है। यही होता है डिजिटल सॉवरेनिटी। और देखा गया है कि जो ये डिजिटल सॉवरेनिटी है, इस जो डिजिटल पूरा एरिया है, इस पे कहीं ना कहीं डोमिनेंस है कुछ पार्टिकुलर कंट्रीज़ के। जैसे कि आपका अमेरिका का डोमिनेंस है, उसी तरह चाइनीज़ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का है। तो इसके कारण जैसे इंडिया और चाइना के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ बातों पे कन्फ्लिक्ट होता रहता है, और इंडिया कहीं ना कहीं उसके कारण थ्रेटन फील करता है। जो चाइना का कंट्रोल हो रहा है, चाइनीज़ एमएनसीज का जो कंट्रोल हो रहा है ऑफ ओवर दिस एरिया। सॉरी। देखिए, तो अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो सिडनी डायलॉग इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिडनी डायलॉग क्या है? ये एक इनिशिएटिव है ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, जो कि एक थिंक टैंक है। और इसने क्या किया है कि जो अलग बिजनेसेस हो गए या गवर्नमेंट हो गए या पॉलिटिकल जो भी इंडिविजुअल हो गए, उनको साथ ला के एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि हम अपॉर्चुनिटीज़ जो नए नए चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं विथ न्यू टेक्नोलॉजीज़, उसके ऊपर डिस्कस कर सकें। इसी पे हमारे पीएम ने हाईलाइट किया है 5 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस टेकिंग प्लेस।
पहला है कि जो वर्ल्ड है वो मोस्ट एक्सटेंसिव पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैव बीन बिल्ट इन इंडिया हैविंग ए यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी। मतलब कि हमारे जो पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने क्रिएट किया है उसके बारे में हमारे गवर्नमेंट ने मेंशन किया। दूसरा, डिजिटल टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ किया जाए फॉर गवर्नेंस, चाहे वो इंक्लूजन का बात हो, एम्पावरमेंट का बात हो, या कनेक्टिविटी या बेनिफिट्स डिलीवरेंस का बात हो, उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाए उसके बारे में भी बातचीत हुई। तीसरा है कि इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप। मतलब कि आपको पता है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा यूथ हैं और साथ में ऐसे भी यूथ हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व हैं, और इसी कारण जो इंडिया है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट और साथ में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। मतलब कि स्टार्टअप में आप मेंशन कर सकते हो कि एज अ स्टार्टअप जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें एक हब की तरह इंडिया इमर्ज कर रहा है। लास्टली जो हमारे पीएम ने मेंशन किया कि बहुत ज़्यादा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है इन इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। लास्टली उन्होंने कहा कि डेवलप करने की ज़रूरत है इंडिजिनस कैपेबिलिटी इन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी सच एज 5G एंड 6G, और इसमें इंडिया काम कर रहा है। ये सारी बातें हमारे पीएम ने हाईलाइट किया सिडनी डायलॉग में। तो इस तरह से सिडनी डायलॉग में ये भी बात हुई कि एक रोड मैप की ज़रूरत है कि किस तरह जो वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज़ हैं जैसे इंडिया हो गया या यूएसए हो गया, ये एक साथ आके गवर्नेंस स्टैंडर्ड या डाटा गवर्नेंस के बारे में बातचीत करके एक नया पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकती है, एक डायमेंशन क्रिएट कर सकती है। अगर डेमोक्रेसी में बात करें तो डाटा इज़ कंसिडर्ड एज नेशनल रिसोर्स। मतलब कि आपको पता है डाटा इज़ अ न्यू ऑयल, कहा जाता है ना कि डाटा इज़ द न्यू ऑयल बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है, और कहीं ना कहीं गूगल जैसे कंपनीज का मोनोपोली इसलिए है क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा डाटा अवेलेबल है अबाउट एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और एज अ होल एज अ कंट्री के बारे में भी बहुत ज़्यादा नेशनल डाटा अवेलेबल है। और साथ में जो डाटा है उसको डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है, नहीं तो चाइना जैसे देश जो है इसको मिसयूज़ कर सकते हैं अगर इनके पास मोनोपोली हो या इनके एमएनसीज़ के पास मोनोपोली हो। सिग्निफिकेंस क्या है डिजिटल सॉवर्निटी का, उससे देखते हैं। एक तो टू चेक इकोनॉमिक डिपेंडेंस, मतलब कि किसी अगर पार्टिकुलर कंपनी जैसे अमेजॉन हो गया, गूगल के पास जब मोनोपोली आती है तो एक आपका देखा जाता है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी हो जाता है। जिस तरह से यूएस और चाइना लीड कर रहा है, उनका हेजमोनी भी इस एरिया में बढ़ रहा है। हेजमोनी मतलब कि कंट्रोल, उनका डोमिनेंस बढ़ रहा है इस एरिया में। उसके ऊपर चेक के लिए ज़रूरत है कि डिजिटल सॉवर्निटी की। उसी तरह रिड्यूस टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस, मतलब कि कुछ कंपनीज अगर टोटली कैप्चर कर लेंगी मार्केट को, मोनोपोली हो जाएगा तो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस भी हो जाएगा ऐसे कंपनीज पे और उन कंट्रीज़ पे भी जहाँ से ये कंपनीज रिलेट करते हैं जैसे यूएसए एंड चाइना। तो इस डिपेंडेंसी को भी कम करने की ज़रूरत है। तीसरा कि गारंटिंग एक्सेस टू डाटा, मतलब कि हमारा डाटा है, हमारे देश का डाटा है, तो हमारे गवर्नमेंट के पास एक्सेस होना चाहिए उस डाटा का। तो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए भी ज़रूरत है डिजिटल सॉवर्निटी की। चौथा है कि इंटरनल सिक्योरिटी एंड यूनिटी। देखिए कई बार क्या होता है कि जो कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करना चाहता है डाटा, तो इंटरनल सिक्योरिटी और साथ में हमारे देश को यूनिफाई करने के लिए भी ज़रूरत है कि हमारे गवर्नमेंट के पास कंट्रोल रहे, हमारे गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी और रेगुलेशन बना सके कि डाटा कहाँ स्टोर होगा, डाटा लोकलाइजेशन कैसे होगा, या डाटा का यूज़ कैसे होगा, क्या नॉर्म्स होंगे उसके बारे में। तो इसलिए भी इंटरनल सिक्योरिटी और यूनिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सिटीजन बिहेवियर, मतलब कि हम एज अ पर्सन एज अ सिटीजन चाहेंगे कि हमारा जो डाटा है, स्टोरेज है जो पर्सनल डाटा का, वो सिक्योर रहे, उसका मिसयूज़ ना हो। तो इसमें गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि डाटा के थ्रू इंडिविजुअल माइंड को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इलेक्शन में यूज़ होता है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का टू जो भी लोग वोट कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। और विथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है इसका रोल भी बढ़ रहा है कि किस तरह से इलेक्शन में डाटा को यूज़ करके लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनके साइकोलॉजी के साथ खेला जा सकता है। तो इस तरह से हमने समझा सिटीजन बिहेवियर में भी डिजिटल सॉवर्निटी का क्या रोल है। अब समझते हैं कि जो चैलेंजेस हैं टू डिजिटल सॉवर्निटी वो क्या है। पहला तो कि
कोई भी ग्लोबल रूल नहीं है, हर नेशन अपने अनुसार रूल बना रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, जो डिजिटल वर्ल्ड है उसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। रसिया का अपना है, चाइना अपने अनुसार कंट्रोल कर रहा है, उसी तरह यूएसए का अपना अलग है। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, कोई ग्लोबल रूल या ग्लोबल यूनिफाइंग रूल नहीं है, कोई सिंगल रूल नहीं है। हर देश अपने अनुसार जब चीज़ें करती हैं तो क्या होता है कि जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं या इंडियन कंपनीज़ ही हैं जो ग्लोबल स्केल पर हैं, उनके फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा कि मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेट गवर्नेंस की ज़रूरत है। मतलब कि इंस्टेड ऑफ कि कोई एक नेशन कंट्रोल करे, हमें ज़रूरत है कि ऐसा गवर्नेंस टेक्नोलॉजी या मेथड डिराइव करना जिसमें मल्टी स्टेक होल्डर्स हो। मतलब कि जो भी स्टेक होल्डर्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर अलग अलग कंपनीज़ हों या खुद जो कंज्यूमर या हम लोग जैसे इंडिविजुअल हो, उनका जो स्टेक होल्डर मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच रख के गवर्नेंस सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। और तीसरा है कि अगेंस्ट लिबरल डेमोक्रेसी, अगर कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इस डिजिटल पूरे प्लेटफॉर्म को, डिजिटल पूरे मार्केट को, तो क्या होता है कि जो लिबरल आइडियाज़ हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उस पर कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल हो जाता है, एक लिमिटेशन आ जाती है। तो जब हम लिबरलिज्म का बात करें या लिबरल डेमोक्रेसी की बात करें तो डाटा लोकलाइजेशन मेजर सपोर्ट सर्विलेंस एंड सोशल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। मतलब कि अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कंट्रोल होगा तो वो कहीं ना कहीं इसको एज अ डिजिटल सर्विलेंस के लिए यूज़ कर सकती है, पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकती है अगेंस्ट इट्स ऑपोजिशन। उसी तरह ये ट्रेड बैरियर में भी काम कर सकता है, यानी कि चाइनीज़ कंपनीज़ को जैसे हुआई को बंद कर दिया अमेरिका ने, या फिर चाइनीज़ जो यूएस की कंपनीज है उनको बंद कर दिया चाइना ने। तो इस तरह से ट्रेड बैरियर में भी ये एक बहुत बड़ा बैरियर की तरह या शॉर्ट कमिंग की तरह काम करती है। तो इस तरह से हमने समझा क्या क्या चैलेंजेस हैं। लास्ट चैलेंज है कि राइज ऑफ ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स। मतलब कि जो ये कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ रहा है क्योंकि एक ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, जिसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर कम होती जा रही हैं, वो उतनी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उनकी मोनोपोली बढ़ते जा रही है। और जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, मतलब कि जो कॉम्प्लिकेशन है ये इस डिजिटल एरिया में, डिजिटल स्पेस में, वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो लेजिस्लेशन है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए, वो बहुत स्लो डेवलप हो रहा है। जैसे जिस तरह से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उस तरह से लेजिस्लेशन आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसमें उन दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से हमने समझा चैलेंजेस। अब देखते हैं ग्लोबल एक्सपीरियंस, मतलब कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं इस एरिया को रेगुलेट करने के लिए। तो देखिए इसमें आपका आएगा ईयू का जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसमें कि उन्होंने रेगुलेशन तैयार किया है कि कैसे इस पूरे डाटा को मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ से, ईयू के कंट्रीज़ से जो जनरेट हो रहा है डाटा, उसको कैसे स्टोर किया जाएगा, कैसे यूज़ किया जाएगा, और कस्टमर के पास क्या क्या राइट है। ठीक है। दूसरा है कि यूरोपियन क्लाउड सर्विस गाया एक्स, जो कि फ्रांस और जर्मनी ने जॉइंटली अनाउंस किया था टू कनेक्ट स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड क्लाउड प्रोवाइडर्स इन यूरोप। में क्या होगा, ये अलाउज देम टू ऑफन एन अल्टरनेटिव टू वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑफन यूएस बेस्ड क्लाउड सर्विस। मतलब कि इसमें क्या है कि अमेजॉन क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी अल्टरनेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं थ्रू यूरोपियन क्लाउड सर्विस गाया एक्स, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है इंडिया और डिजिटल सॉवर्निटी की, वो भी समझने की ज़रूरत है। तो इंडिया का जो डिजिटल सॉवर्निटी विजन है वो 3 पिलर पे बेस्ड है। एक है कि टू पुश टू लेवरेज डाटा एज अ की टूल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा कि टू प्रिवेंट इनइक्विटेबल कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल ट्रेड रूल्स। मतलब कि हम अपने डिजिटल सॉवर्निटी को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ओवर रेगुलेशन नहीं हो, लेकिन एक सिस्टम ऑफ सिंपल रेगुलेशन हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि हमें ज़रूरत है कि एक जो डिजिटल ट्रेड रूल्स हो वो इक्विटेबल हो, ऐसा ना हो कि उसको यूज़ करके हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट को हैम्पर किया जाए। ठीक है। तो इसलिए कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं, जैसे कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का, या फिर आरबीआई डायरेक्शन टू ऑल सिस्टम प्रोवाइडर की उनका जो डाटा है पेमेंट सिस्टम रिलेटेड वो इंडिया में ही स्टोर हो, ऐसा आरबीआई ने डायरेक्शन दिया था। तो ये आपका आता है इंडिया एंड डिजिटल सॉवर्निटी के बारे में। अब लास्टली देख लेते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड में आपका है कि ज़रूरत है कि आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या डिपेंडेंसीज है और वीकनेसेस हैं, कैसे हम डिजिटल एरिया को बेटर गवर्नेंस से रिलेट कर सकते हैं,
और साथ में जो डाटा है हमारा और आपका, जो भी डाटा है उसका बेटर प्रोटेक्शन हो। दूसरा, एम्पावर करना, मतलब कि चाहे वो हमारे बिजनेसेस को हो या इंडिविजुअल को हो, उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है। डिजिटल सिंगल मार्केट या वन नेशन वन डिजिटल मार्केट का जहाँ तक बात हो, तो मतलब डिजिटल एरिया को हम हमारे हर सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या जो हमारे स्टार्टअप्स हों, हर एरिया को के डेवलपमेंट या एम्पावरमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। तीसरा है कि इंगेज इंटरनेशनली, मतलब कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, जो अलग अलग हमारे डेमोक्रेसीज़ हैं वो दुनिया के, उनको एक साथ आके ग्लोबल गवर्नेंस, डाटा या डिजिटल मार्केट या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर पार्टनरशिप और कोऑपरेशन की ज़रूरत है। लास्टली, डाटा लोकलाइजेशन का ज़रूरत है कि जो भी डाटा हमारे या आपके जैसे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन से जनरेट होता है वो इंडिया में ही स्टोर हो, कहीं और स्टोर ना हो। तो इस तरह से हमने समझा वे फॉरवर्ड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।